और क्या भारत के लिए दोहरी तरफ से ये फायदेमंद नहीं हो रहे हैं? एक खबर ये भी आ रही थी कि भारत के लिए दोहरे फायदेमंद है, एक तरफ तो आपको कम दामों में मिल रहा है और दूसरी तरफ शायद अल्टरनेटिव तरीके से शायद भारत बेच भी रहा है। इसको लेकर कुछ जानकारी आई थी। देखिए, मैंने इस चीज का जिक्र पिछले हफ्ते किया था आपको, और इसी के मद्देनजर देखिए आपने जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगर आप हिंदुस्तान से तेल बाहर बेचेंगे एनी काइंड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस पर 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी थी। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट खरीद रही है वो ठीक है, वो इंडियन कंज्यूमर को मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, वो खरीदती है रूस से सस्ते दामों पे, डिस्काउंटेड रेट्स पे, या रिफाइन करती है इन प्रोडक्ट्स को और फिर इनको यूरोप बेचती है इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स पे, जो कि 30% ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत भारी बड़ा मुनाफा हो रहा था, और गवर्नमेंट का ये बिल्कुल सही फैसला था कि एटलीस्ट जो मुनाफा इन कंपनियों को हो रहा है, कुछ से कुछ मुनाफा डाइवर्ट करके जो गवर्नमेंट कॉफर्स हैं, जो खजाना है गवर्नमेंट का, उसमें लाया जाए। इसलिए 5% एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई गई थी, और इसके बावजूद अभी भी ये कंपनियां बहुत बड़े स्तर पर मुनाफा कमा रही हैं इस युद्ध के दौरान। शिवांकर, अब जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत लंबा सेशन आज हम नहीं रखेंगे, युद्ध जो है ये कहां जाते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि 2022 तक युद्ध चलेगा, लेकिन जो अगर चलेगा तो उसका असर दुनिया पर, यूक्रेन पर, रूस पर क्या पड़ेगा, ये भी बता दीजिए। देखिए शुभांकर, जो अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे ब्रिटिश इंटेलिजेंस की हो, चाहे वो पेंटागन की रिपोर्ट्स हो, उनका ये मानना है कि पिछले 3 हफ्ते में रूस ने काफी सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की है जमीन के ऊपर। देखिए, ये हम सब ने देखा किस तरह से सर्वोदोनेत्स्क में पहले उनके कब्जे में आया, उसके बाद लीसीचांस्क जहां पर यूक्रेन फौजों ने आखिरी मोर्चा संभाला था लुगांस्क में, वो भी उन्हें किस तरह से वहां से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद अब लगातार रूस जमीन पर दोनेत्स्क के बचे कुछ इलाके में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार दोनेत्स्क पे कब्जा पूरा हो जाता है, जिसमें हो सकता है कि अगले 7 से 10 दिन लग जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह का फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ ये है कि इस युद्ध में छुट लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जो फ्रंट लाइंस है वो ज्यादा शिफ्ट नहीं करेंगी, और युद्ध जो है इतना ज्यादा घमासान नहीं होगा। क्योंकि हम युद्ध की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और खबर दे दूं जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से आई है, उनका कहना है कि जो 4 हाइमार्स होविट्जर्स आई थी, जो बहुत घातक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो अमेरिका से आई थे, 4 अप्रूव हुए थे और यूक्रेन में पहुंच गए थे। रूस ने एक वीडियो जारी किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4 में से 2 हाइमार्स ये तबाह कर दिए हैं। शुभांकर जी, यूक्रेन को कहां देख रहे हैं इस वक्त युद्ध में आप, और यूक्रेन की स्थिति क्या है यूक्रेनी लोगों, क्योंकि आप राजधानी कीव में, हालांकि कीव में शांति है, जिंदगी रोजमर्रा की तरह हो गई है, लेकिन यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है, लोगों में क्या बातें हो रही हैं और किस स्थिति में यूक्रेन आज है? देखिए शुभांकर, जो यूक्रेन की जनरल पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनमें जो ये है राय बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं, क्योंकि लोगों के रिश्तेदार, दोस्त आसपास कहीं ना कोई इस युद्ध में हताहत हुआ है। तो वो लोग चाहते हैं कि ये बहुत हो गया है, अब ये रुकना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ये खून खराबा खत्म होना चाहिए। और बहुत से लोग जो है अपना जॉब्स खो चुके हैं, जो लोग वापस आए हैं उनकी सैलरीज आधी रह गई हैं। जिनको युद्ध से पहले 100 ग्रीवना से 10,000 ग्रीवना मिल रही थी तनख्वाह, वो 5,000 ग्रीवना हो गई है। तो कहीं ना कहीं हर कोई सफर कर रहा है, लेकिन एक हार्डकोर लॉबी भी है इन्हीं लोगों के बीच में, जिनको रूस शुरू से नियो नाज़िस बोलता आ रहा है। एक्सट्रीम राइट विंग के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट कल ये फैसला भी कर लेते हैं कि हम युद्ध बंद कर रहे हैं, तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हम सारी एक इंच जमीन जो यूक्रेन मानता है उसकी है, उसको रूसी कब्जे से छुड़वा नहीं लेते। तो यह ओपिनियन कहीं ना कहीं बटी हुई दिख रही है। दोनों तरफ के लोग हैं, जो लोग चाहते हैं किसी तरह से खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ ये कुछ माइनॉरिटी है। सवाल अगर मैं रूस के लिहाज से पूछूं तो फिर वहां की स्थिति क्या है, वहां की आवाम क्या सोच रही है, वहां के लोगों में मन में क्या है? क्योंकि उनकी तमाम कंपनियों को बैन कर दिया गया, सैंक्शंस लगा दिए गए, लोगों पर बैन लग रहा है, ऐसे में रूस के अंदर क्या हलचल है? देखिए, जहां तक रूस का सवाल है, रूस सर्टेनली उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम ये बोलें कि इन सैंक्शन से कोई असर नहीं हुआ है तो ये गलत होगा। जरूर उसकी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन देखिए ये दुनिया अब थोड़ी बदल चुकी है, और रूस को सैंक्शंस का एक इतिहास रहा है उसका। 2014 के बाद जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब से उस पर सैंक्शंस लगे थे। वो सैंक्शंस बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन सैंक्शंस लगे थे। तो कहीं ना कहीं रूस इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो ऐसा कोई अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस लगेंगे। उसको इसका भी अनुमान था कि सैंक्शंस बहुत भारी होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रूस उसके लिए प्रिपेयर्ड था, उसने तैयारी की थी, और ये उसके लिए भी एक तरह से सरप्राइज निकला, जिस तरह से इंडिया ने स्टैंड लिया, चाइना ने स्टैंड लिया, और जो उसको सबसे बड़ा नुकसान होना था
तेल की बिक्री से वो नुकसान उसको नहीं हुआ, और बाकी चीजों में हमने देखा कि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। वो हम देख सकते हैं कि युद्ध से पहले जो रूबल 78 रूबल का $1 था, अब वो 56 रूबल का $1 रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो प्रभाव वेस्ट ने, अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया था रशियन इकोनॉमी के ऊपर होगा, और जो शायद रूस ने खुद एक्सपेक्ट किया था, कहीं ना कहीं रूस ने उससे बहुत बेहतर किया है इन सैंक्शन से बाहर निकलने के लिए, और इसमें बहुत बड़ा योगदान चीन और इंडिया का है। शुभांकर। ठीक है।